हाय गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। तो मैं संदीप सर आप सभी का आरएससी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था मानव में पोषण। मानव में पोषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था आहार नाल। ठीक है, आहार नाल, पाचन ग्रंथियां, ये सब हमने मतलब अगले लेक्चर में पढ़ लिया था बस। बट इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियां क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आहार नाल के विषय में डिटेल से जाना था। आहार नाल का देखो, आहार नाल का स्ट्रक्चर क्या है, हमने बताया था। सबसे पहले हम खाना कहाँ से लेते हैं, मुख से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद जाता है ग्रसनी में। मुख और मुख गुहा के अंदर हम लोग खाना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भोजन को। इसके बाद कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। इसके बाद ग्रास नली में। इसके बाद आपका कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। इसके बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इसके बाद गुदा दौड़ दौड़ हम लोग उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। तो इसके बाद हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियां। हमने क्या कहा था, जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक था आहार नाल, दूसरा था पाचन ग्रंथियां। आहार नाल को हमने अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ लिया था। बट इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथियां क्या होती है। ठीक है, पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत फर्स्ट आपका पॉइंट है, पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत आपका है लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, लार ग्रंथियां। तो इसके अंतर्गत लार ग्रंथियां देखो, लार ग्रंथियां जो होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो तीन तरह की होती है, तीन जुड़ी होती है। आपके कहाँ पर होती है, देखो सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियां आपके मुख में पाई जाएंगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाएंगी, लार मतलब जो लार आता है वो कहाँ से आता है, लार ग्रंथियों से आता है। तो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, कर्णपुर ग्रंथि। सेकेंड क्या है, अधोहन। ठीक है, और थर्ड क्या है, अधोजीवा। ठीक है, कर्णपुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। और इसको क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, और इसको सबलिंगुअल। देखो हमने क्या बताया, पाचन ग्रंथियों को अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं, लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी मींस होता है लार, ग्लैंड मींस क्या होता है, ग्रंथियां होती है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होगा। चलिए ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंतर्गत कितने आते हैं, तीन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट कर्णपुर ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड। और सेकंड अधोहन ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और थर्ड जो है अधोजीवा, जिसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम इसके विषय में डिटेल चर्चा करेंगे। कर्णपुर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, कर्णपुर ग्रंथियां। कर्णपुर ग्रंथियां जो होती है, आपका कान जो है और कपोलों के बीच में यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, कान और कपोलों के बीच यहाँ पर स्थित होता है, जहां से अपना क्या आता है, ये जो कर्णपुर ग्रंथियां है, इससे क्या आता है, लार आता है। ठीक है, जो कर्णपुर ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है कर्णपुर ग्रंथियां। चलो ठीक है, इसके विषय में डिटेल चर्चा करेंगे। कर्णपुर ग्रंथि ये कहाँ पर स्थित होती है, कान व कपोलों के पीछे स्थित होती है। ठीक है, जो कर्णपुर ग्रंथियां होती है कहाँ पर स्थित होती है, कान व कपोलों के पीछे स्थित होती है। ठीक है, इसके बाद जो कर्णपुर ग्रंथियां हैं वो किसके द्वारा, देखो यहाँ पर तो स्थित है, बट किसके द्वारा, लार हमारे मुख में आता है। देखिए, जो
लार होता है किसके द्वारा आपके मुख में आता है, स्टेन्सन डक्ट। स्टेन्सन डक्ट्स, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है हिंदी में, स्टेन्सन नलिका। स्टेन्सन नलिका के थ्रू जो आपका लार है वो कहाँ पर आता है, मुख में आता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कर्णपुर ग्रंथियां हैं कहाँ पर स्थित होती हैं, कान व ये जो कान है आपका कर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा में कर्ण और कपोलों के पीछे स्थित है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट। और कहाँ, एक किसके द्वारा, एक होती है नलिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेन्सन नलिका। स्टेन्सन नलिका द्वारा कहाँ खुलती है, आपके मुख गुहा में खुलती है, मुख गुहा बक्कल कैविटी, जिसको हमने डिटेल से चर्चा किया था अगले लेक्चर में, ठीक है। तो स्टेन्सन डक्ट द्वारा कहाँ खुलती है, आपके मुख में आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या स्थित होता है, सबसे पहले जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ठीक है। हम लोग लार ग्रंथियां पढ़े हैं, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है, कर्णपुर ग्रंथियां। ये सबसे बड़ी क्या है, लार ग्रंथि है, ठीक है। इतना क्लियर, ये क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। फर्स्ट क्या पॉइंट था, कान व कपोलों के पीछे स्थित है। सेकंड क्या है, स्टेन्सन डक्ट के थ्रू हमारे कहाँ आती है, मुख गुहा में आती है, बक्कल कैविटी में, ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ये सबसे बड़ी क्या है, लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपको क्या बताना है, कर्णपुर ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लार में स्थित क्या क्या होता है, लार में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। क्या बताया था हमने अगले लेक्चर में, लार में क्या क्या पाया जाता है, पता है किसी को कि भूल गए वो सब, चलिए ठीक है, तो बताते हैं लार में क्या क्या। देखो आपका जो लार है, लार में टायरिन, ठीक है, टायरिन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। और क्या होता है, देखो टायरिन और लाइसोजाइम पाया जाता है, टायरिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, नामक एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हो आप लोग, एंजाइम को बोलते हैं बीकर, ठीक है। एंजाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, बीकर, ठीक है। लार में टायरिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टायरिन का क्या काम है। ये जो टायरिन है, ठीक है, सपोज डेट आपने कुछ भी खाया, कुछ भी खाया, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, मंड। मंड मतलब समझते हो आप लोग, पौधों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। जब लोग भोजन बनाते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन बन जाता है, तो उसे स्टार्च के रूप में संचित करके रख लेते हैं, ठीक है, अपने पास। तो जब हम मान लीजिए कुछ भी खाएं, सपोज डेट आपने कुछ भी, चावल रोटी कुछ भी खाया, ठीक है, ठीक है, आपने खाया क्या, चावल खाया, सपोज डेट चावल खाया, तो उसमें क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप इसीलिए बोला जाता है आपको भोजन को कूच कर खाना चाहिए, ठीक है। सभी लोग बताते हैं भोजन को कूच कर खाना चाहिए, ठीक है। अब भोजन को कूच कर क्यों खाना चाहिए, ये भी सुनिए। ये क्या है, टायरिन है, ठीक है। टायरिन काम क्या करता है, जब आपने चावल को खाया, अच्छी तरह से कूचा, जब लार उसमें मिलेगा ना, ये जो टायरिन नामक एंजाइम है, ठीक है, ये टायरिन नामक जो एंजाइम है, उस मंड को किसमें चेंज कर देगा, शर्करा में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा, मंड को किसमें चेंज करेगा, शर्करा में। हाँ, और आप लोग ये भी जानते होंगे, ठीक है, और जो ये बाहरी वातावरण में जो वायुमंडल है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत से बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपके खाने में भी पाए जाएंगे, ये तो जानते हो आप लोग, ठीक है। आपके इस समय हाथ में भी बहुत से बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, बट आप लोग देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम है, ये काम क्या करता है,
आपने कुछ भी खाया उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए बोला जाता है भोजन को कूच कर खाओ। जब कूच के खाओगे, लार जो स्लाइवा है, ठीक है, लार जो है आपका अच्छी तरह से जब भोजन में मिलेगा ना, तो क्या करेगा, लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियाज को मारने का काम करेगा, ठीक है, उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सभी बैक्टीरियाज को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। बट जब आप भोजन कूच कर नहीं खाते हो तो ये बैक्टीरियाज कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके स्टमक में पहुंच जाते हैं, अमाशय में पहुंच जाते हैं, तो उसको मारने का काम कौन करता है, एचसीएल करता है, ठीक है। अभी यहाँ तक यही समझना है कि लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका काम क्या है, टाइलिन का काम है मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, और लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं को क्या करता है, मारने का काम करता है। बैक्टीरिया मीन्स होता है, उसका हिंदी अर्थ होता है जीवाणु, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इतना क्लियर। बात करते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है, अधोहन ग्रंथियां। दूसरा क्या था, अधोहन ग्रंथियां। ठीक है, इसको ए बी डाल देते हैं, बी वाला, अधोहन ग्रंथियां। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, अधोहन ग्रंथियां। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, इतना क्लियर। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, अधोहन ग्रंथियां, इसका काम क्या है, ठीक है। अधोहन ग्रंथियां जैसा कि ये लार ग्रंथियों के टाइप में आता है, ठीक है, इसके प्रकार में आता है, तो इसका भी काम क्या होगा, लार को स्रावित करना, ठीक है, लार को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ठीक है, बाहर निकालेगा। तो लार जो होता है, स्लाइवा जो होता है आपका, वो इसमें किसके थ्रू आता है, जो आपका स्लाइवा होता है, मतलब लार जो होता है, वो सबसे पहले ये स्थित कहाँ होता है, ये जो होता है वो दोनों जबड़ों के, दोनों जबड़े के पार्श्व में स्थित होता है, ठीक है। ये दोनों जबड़ों कहाँ स्थित होता है, पास में स्थित होता है, पीछे की ओर स्थित होता है, ठीक है। कहाँ होता है, मान लीजिए आपका जो ये था पैरोटिड ग्लैंड था, वो कहाँ पर पाया जाता था, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और जो ये है, ये जो अधोहन ग्रंथियां है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, ये यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है, ये जस्ट इसके पीछे, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर, कहाँ, दोनों जबड़ों के पीछे पास में पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसके थ्रू आता है, आपके मुख में, मुख गुहा में। ये जो होता है इसको बोलते हैं वार्टन्स, WHARTON, वार्टन्स डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, वार्टन नलिका। ये कहाँ आता है, आपके मुख में आता है, ठीक है, मुख में आता है। मुख मतलब बक्कल कैरोटिन मुख गुहा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों जबड़ों के पास में स्थित होता है, इतना क्लियर हो गया। और ये किसके थ्रू आता है, आपके मुख मतलब मुख गुहा में किसके थ्रू आता है, क्या बताया हमने, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्टन नलिका, ठीक है, वार्टन नलिका, इतना क्लियर। अब बात करते हैं अगले वाली की, लास्ट वाला क्या था, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अधोजीवा ग्रंथियां, ये क्या हो जाएगा, सी, अधोजीवा ग्रंथियां, अधोजीवा ग्रंथि, इसको क्या बोलेंगे, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इसमें देखो क्या होता है, ये कहाँ पर स्थित है, अधोजीवा, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा जीवा इसमें आ गया, इसका मतलब जीवा के अगल बगल ही स्थित होगा, ठीक है, जस्ट जीवा के पास में स्थित होगा, यहाँ पर स्थित है,
जीवा के नीचे स्थित होता है, ठीक है, जीवा के नीचे स्थित होता है, ठीक है। और किसके द्वारा खुलता है? आपके मुख गुहा में आता है, किसके द्वारा, किसके थ्रू आता है? बार्थोलिन, बार्थोलिन और रिविनस डक्ट, ठीक है। बार्थोलिन या रिविनस डक्ट के थ्रू कहाँ आता है? आपके मुख में आता है, जिसको क्या बोलते हैं कि इसमें डक्ट का मतलब क्या होता है जानते हो? नलिका होता है, ठीक है। बस आपको डक्ट जानता है। बार्थोलिन, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है, बार्थोलिन और रिविनस, ठीक है। इसके थ्रू कहाँ आपका ये कहाँ खुलता है? आपके मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। ये आपका किया हुआ, आपका क्लियर हो गया क्या? लार ग्रंथियां। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों के बाद क्या आएगा। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियों के बाद क्या आएगा? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ग्रसनी में कोई ग्रंथियां तो पाई नहीं जाती हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में अपना योगदान दे, ठीक है। क्योंकि ग्रसनी जो होता है यह भोजन और वायु का सहमार्ग है, ठीक है। इसी में से भोजन भी जाता है, इसी में से क्या जाता है? आपका वायु भी जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं ग्रासनली। ग्रासनली में भी कोई पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके बाद ग्रासनली में पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। केवल हमने बताया था कि भोजन जो होता है क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन प्रक्रिया कैसी होती है? एक ऐसे देखो, ऐसे पहले इधर दबाएगा, ठीक है। पहले जैसे आपने कुछ खाया तो यहाँ से ऊपर जो होता है पहले ऐसे दबाएगा, इसके बाद फिर ऐसे नीचे ले जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से दबाते हुए कहाँ ले जाएगा? नीचे। ये जो क्रमानुकुंचन गति है, इसी के द्वारा भोजन फिसलता हुआ कहाँ पर आता है? आपके जाता है स्टमक में, अमाशय में, ठीक है। अमाशयी ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टमक ग्लैंड, ठीक है। इतना क्लियर? स्टमक ग्लैंड। अमाशयी ग्रंथियों के अंतर्गत आप लोग को पता होगा क्या आता है? हमने बताया था उस दिन, जेठर ग्रंथियां। जेठर ग्रंथियां संख्या में कितनी होती हैं ये भी बताया था। अमाशयी ग्रंथियों के अंतर्गत क्या आती हैं? अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जेठर ग्रंथियां, जिसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो जठर ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3.5 करोड़। जो आपका अमाशय है उसमें कितनी जठर ग्रंथियां पाई जाती है? 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतनी पाई जाती हैं, 3.5 करोड़। इसके बाद बात करते हैं जठर ग्रंथि में आती क्या क्या है। जठर ग्रंथियां में आपका क्या पाया जाता है? एससीएल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन के बाद रेनिन, और इसके बाद क्या पाया जाता है? म्यूकस श्लेष्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, श्लेष्म। क्या क्या पाया? एससीएल पाया गया, पेप्सिन पाया गया, रेनिन पाया गया, श्लेष्म पाया गया। श्लेष्म, अच्छा बताओ श्लेष्म का क्या योगदान है इसमें? आप लोग को बताया था उस दिन श्लेष्म क्यों पाया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट किसी ने मांस खाया, वो मांस जो है, मान लीजिए किसी का भी मांस आपने खाया, वो मांस जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसका पाचन हो जाता है, आपका पेट जो होता है, आपका स्टमक जो होता है उसे पचा ले जाता है, ठीक है। बट वो तो पचा ले जाता है, बट आपका जो स्टमक है वो भी किसका है? मांस का बना हुआ है, वो क्यों नहीं पचता? आप लोग सोचिए, ठीक है, वो क्यों नहीं पचता? इसी के कारण, इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसी के कारण जो आपने मांस खाया है वो तो पच जाता है, ठीक है, बट आपका जो स्टमक है, जिसको क्या बोलते हैं? अमाशय है, अमाशय जो आपका है वो नहीं पचता है। जो श्लेष्म होता है, जो होता है कवरिंग का काम करता है, ठीक है, कवर कर लेता है पूरा। आपके जो स्टमक है उसको क्या कर लेगा? पूरा कवर कर लेगा। और इसके बाद जो एससीएल है, एससीएल बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसका पीएच कितना होता है पता है? इसका पीएच जो है 1.5 से 2.5, इतना इसका पीएच होता है, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है? 1.5 से 2.5, ठीक है। ये अगर आपके बाहरी शरीर पर कहीं भी पड़ गया, ठीक है,
तो क्या होगा, आपका जला देगा, यही इस पर गिर गया ना तो ये आपका जल जाएगा, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए म्यूकस होता है, श्लेष्म जो होता है पाया जाता है कहाँ, आपके स्टमक में, जो कवरिंग का काम करता है, पूरा कवरिंग कर लेगा, जिसके कारण HCl जो होता है वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता, ठीक है, अपना प्रभाव रुतबा नहीं जमा पाता। वो केवल जो आपने बाहर से भोजन लिया है, बाह्य भोजन लिया है, केवल उसी पर अटैक करेगा, ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, देखो HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। और गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स भी पाया जाता है, गैस्ट्रिन, हिंदी लिखते हैं। गैस्ट्रिन नामक क्या पाया जाएगा, हार्मोन्स, ठीक है, इतना क्लियर। अमाशय में क्या जठर ग्रंथियां पाई जाते हैं, जठर ग्रंथियां कितनी संख्या होती है, 3.5 करोड़, याद रखना है, ठीक है आपको। इसमें क्या पाया गया, HCl पाया गया, पेप्सिन पाया गया, रेनिन पाया गया, और श्लेष्म पाया गया, और गैस्ट्रिन नामक क्या पाया गया, हार्मोन्स पाया गया। HCl का pH कितना होता है, कहीं के पूछ लेता है, तो आप लोग क्लियर रखना, इसको कितना होता है, 1.5 से 2.5 होता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम इसके आगे क्या पहुंचेंगे, छोटी याद, बट उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे जानते हो, लीवर। लीवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं, कलेजा। ठीक है, अब बात करते हैं, स्टमक हो गया, स्टमक ग्लैंड। अब इसके बाद क्या आएगा, क्या अगला टॉपिक क्या है, यकृत, लीवर, ठीक है। अब बात करते हैं इसका काम क्या है, आप लोग पूछो इसका क्या काम है, ठीक है। तो इसका जो काम है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप लोग जितना सोच रहे हो ना, इसका काम जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका काम क्या है, पहले सुनो, देखो, यकृत जो होता है ये क्या है, आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कोई पूछे मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, यकृत। क्या है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि या अंग है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि या अंग है। इसके बाद इसका वेट कितना होता है, यह जो है 1500 ग्राम का होता है, 1500 ग्राम का होता है, 1.5 kg, ठीक है, इतना क्लियर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसका भार कितना होता है, 1500 ग्राम का होता है, यह पूरा कितना ग्राम का होता है, 1500 ग्राम, ठीक है। और यह 3 पालियों में बटा होता है, ये कितने लोब्स में बटा होता है, 3 लोब्स, ठीक है, 3 लोब्स में बटा होता है। दिखता तो 2 ही है, बट कितना होता है, एक्चुअली में 3 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, यकृत होता है 3 पालियों में बटा होता है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, पित्तरस का स्रावण, ठीक है, पित्तरस का स्रावण। अब पित्तरस होता क्या है, पित्तरस आता कहाँ है, ठीक है, पित्तरस जो होता है वो आपका पाया जाता है लीवर के जस्ट, लीवर मतलब आप समझो जैसा कि लीवर नहीं पाया जाता है, जस्ट लीवर की जो मतलब यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या बनाती हैं, बाइल जूस बनाती हैं, मतलब पित्तरस बनाती हैं, जो कहाँ स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है, पित्ताशय गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, ठीक है। पित्ताशय जो पित्तरस है, पित्तरस को क्या बोलते हैं, बाइल जूस, और गाल ब्लेडर को क्या बोलते हैं, पित्ताशय, जिसमें वह एकत्रित होता है। यकृत कोशिकाएं बाइल जूस को बनाती है, जो स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लेडर में, इतना क्लियर रखना, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, बाइल जूस बनाता कौन है, यकृत, लीवर बनाता है, ठीक है, इतना क्लियर। और स्टोर कहाँ होता है, वह स्टोर कहाँ होता है, बाइल जूस, वह स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, ठीक है, इतना क्लियर। चलो ठीक है, तो पित्ताशय का काम क्या है, पित्ताशय का मेनली काम है, इसका यह काम है कि यह जो होता है अमाशय के अम्ल को प्रभावहीन करता है,
यह आमाशय के अम्ल को प्रभावहीन करता है और साथ ही साथ भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, यह आमाशय जो है, यह मतलब जो बाइल जूस है, यह आमाशय के अम्ल को प्रभावहीन करता है और साथ ही साथ क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा क्या होगा, यह साथ ही साथ वसा का इमल्सीकरण भी करता है। वसा का पाचन नहीं करता बट उसके पाचन में क्या देता है, योगदान देता है। वसा के इमल्सीकरण, इमल्सीकरण में सहायता देता है। ठीक है, सहायता करता है। इतना क्लियर। और एक और इसमें क्या, देखो वसा के इमल्सीकरण मतलब वसा का पाचन नहीं करता बट उसके क्या करता है, पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये जो पित्तरस है, यह भोजन को सड़ने से भी बचाता है। इतना क्लियर रखना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हिपैरिन, इसी में। ठीक है, हिपैरिन का क्या काम है। हिपैरिन जो होता है, जो यकृत कोशिकाएं होती है, हिपैरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का, ठीक है, बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिपैरिन जो है क्या है, हिपैरिन जो होता है, आपकी जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो हिपैरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्राव करती हैं। हिपैरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्राव करती हैं, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, अगर रुधिर वाहिनियों में रुधिर की क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, रुधिर का जमाव हो गया, तो आपका ब्लड जो होता है फ्लो कैसे करेगा, उसमें बहेगा कैसे। ठीक है, ब्लड को क्या है, पूरे आपके शरीर में क्या लगाना है, चक्कर लगाना है। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जाता आता रहता है। ठीक है, तो ये जो हिपैरिन है, ये कंट्रोल करता है कि जो आपका ब्लड है इसमें कहीं क्लॉटिंग ना होने पाए। हिपैरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्रावण यकृत कोशिकाएं इसीलिए करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद आएगा ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का, ठीक है, सी वाला आपका सी क्या है, ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का संचय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नहीं एक्युमुलेशन, ACCU, एक्युमुलेशन ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का संचय, ये ग्लाइकोजन होता क्या है। ग्लाइकोजन आप लोगों ने सुना होगा, हमने बताया भी है इसके पहले वाले लेक्चर में, कहीं हमने इसकी चर्चा की थी, याद करना। ठीक है, जो आप लोग देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है, हमने क्या बताया, ये चैप्टर है जैव प्रक्रम का पोषण। अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उस लेक्चर को अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ाया है, तो आपका बोर्ड का आई थिंक एक भी नंबर बायोलॉजी का नहीं कटेगा। ठीक है, गारंटी है अपनी। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में देखो मैं एक एक टॉपिक जो होता है एनसीईआरटी कवर करा ही रहा हूँ, बट उसके अलावा मैं और अदर भी दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी में नहीं है उसके अलावा भी दे रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी कवर हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपको अदर जानकारी भी मिल रही है। ठीक है, तो क्लियर रखना। ग्लाइकोजन का संचय क्या होता है, जब आपका जो पाचन के बाद, ठीक है, आपका डाइजेशन हो गया, उसके बाद जब रुधिर वाहिनियों में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज आ जाता है, तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रख लेती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। पाचन के बाद जब रुधिर वाहिनियों में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है, तो क्या होता है, आपकी जो यकृत कोशिकाएं हैं, हमने क्या पढ़ा, यकृत पढ़ा है। ठीक है, यकृत की जो कोशिकाएं हैं उसको जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वसा संश्लेषण। मैं बता रहा हूँ, लिखना। ठीक है, आप लोग लिखना, नोट कर लेना इसको, मैं जो बता रहा हूँ। वसा संश्लेषण, संश्लेषण जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैट सिंथेसिस। वसा संश्लेषण क्या होता है, ठीक है, वसा संश्लेषण क्या होता है, यकृत कोशिकाएं, जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है, यकृत कोशिकाओं में जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाता है, तो क्या करता है,
यकृत कोशिकाओं में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो उसकी अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसीय ऊतकों में संचित कर दिया जाता है। हमने क्या बताया, ग्लाइकोजन का संचय क्यों होता है? जब ग्लूकोज रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में होता है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर दिया जाता है। जब बट अगर यकृत में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हुआ तो क्या होगा, उसे वसा में बदलकर वसीय ऊतकों में क्या कर दिया जाएगा, संचित कर दिया जाएगा। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं हेडिंग लिख के उसको बता दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो स्पीड है आप लोग कम ज्यादा करके, ठीक है, जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसा करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या बात करते हैं, रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का बनना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रुधिर का थक्का बनना, रुधिर का थक्का देखो, मान लीजिए ब्लड के अंदर रुधिर वाहिनियों में यदि उसका किसका रुधिर वाहिनियों में यदि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए, मतलब ब्लड का जमाव हो जाएगा, तो वो कैसे आपके जो ब्लड है वो कैसे मतलब पूरे बॉडी में फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हिपैरिक नाक प्रतिस्कंदक पदार्थ जो होता है वह आपके रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है। अब बात करते हैं रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का किसके कारण बनता है? सपोज दैट आपको यहाँ पर कट गया, ठीक है, यहाँ पर कट गया तो कुछ समय बाद देखोगे आपका यहाँ पर थक्का बन जाता है ब्लड का, ठीक है। ब्लड आना कुछ समय 1-2 मिनट के अंदर ब्लड आना बंद हो जाता है। किसके कारण बंद होता है? यकृत कोशिकाएं प्रोथाम्बिन, लिख लीजिए, ठीक है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में अपना योगदान देता है। यकृत कोशिकाएं प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो रुधिर का थक्का बनने में क्या करता है, सहायता करता है। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, CLOTTING, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अग्नाशयी रस। क्या? अग्नाशयी। तीसरा था टॉपिक, चौथा है ना, अग्नाशयी ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथ। अग्नाशयी ग्रंथि जो होता है वो क्या करती हैं, किसका स्राव करती है, अग्नाशयी रस का स्राव करती हैं, ठीक है। जो अग्नाशयी ग्रंथि है वह यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कोई पूछे कि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशयी ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशयी ग्रंथ, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसके बाद, यकृत के बाद, ठीक है। इसका जो वेट होता है कितना होता है, 60 से 19 ग्राम होता है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जितना आप लोग को, जिसे एनसीईआरटी में केवल इतनी दिया होगा रासायनिक ग्रंथ में क्या क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, ये जो होता है दूसरी, मतलब यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वेट कितना होता है, 60 से 90 ग्राम होता है पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो होता है, फर्स्ट वाला क्या, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। एमाइलेज और एमाइलोप्सिन, ठीक है। ये क्या करती है, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक है। हमने क्या बताया था, ये देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पाया कहाँ जाता है, अग्नाशयी रस और जो पित्त रस है, ये दोनों कहाँ आते हैं, आपके छोटी आंत का जो ग्रहणी है उसी में आके खुलता है, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। आप लोग को पता नहीं, अगर लिखा नहीं पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ये अग्नाशयी रस और पित्त रस कहाँ पर आता है, आपके आता है ग्रहणी में आता है, छोटी आंत के ग्रहणी में। छोटी आंत 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, जैसा आप लोग जानते हो, ग्रहणी, मध्यांश, शेषांश, ठीक है। इतना क्लियर था। तो एमाइलेज या एमाइलोप्सिन क्या करता है, यह कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। दूसरा क्या, इसको ब्लैक पेन से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। लाइपेज या स्टीएप्सिन, लाइपेज या स्टीएप्सिन,
लाइपेज या एचटीएफसीन, ये क्या करता है, ये कौन सा एंजाइम है, लाइपेज और एचटीएफसीन, ठीक है। लाइपेज या एचटीएफसीन ये जो होता है वसा पाचक एंजाइम है, ये वसा को क्या करता है, डाइजेशन करता है, वसा क्या क्या करता है, पाचन करता है फैट का, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये क्या करता है, प्रोटीन जो होता है उसका क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। जो प्रोटीन जो था, प्रोटीन पाचक एंजाइम अमाशय में जो पेप्सिन और रेनिन था, रेनिन जो होता है वो बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है, बट जो आपका पेप्सिन होता है वयस्क अवस्था में क्या करता है, वयस्क अवस्था में, जब हम लोग वयस्क अवस्था में एडल्ट में आते हैं तो वो प्रोटीन पाचक करता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन किस में हुआ था, अमाशय में हुआ था, बट इसमें भी हो रहा है, मतलब जानते हो क्यों हो रहा है, बिकॉज उसमें जो हो रहा था प्रोटीन का पाचन वो पूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। और जो ये जो होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये क्या करता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन कौन सा पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लाइपेज या एचटीएफसीन कौन सा पाचक एंजाइम है, ये वसा पाचक एंजाइम है, वसा क्या क्या करता है, डाइजेशन करता है। और ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये क्या, ये कौन सा पाचक एंजाइम है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इतना क्लियर हो गए, चलो ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक रस। अब बात क्या करते हैं, आंतरिक रस, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो आंतरिक रस है, ठीक है, आंतरिक रस का स्राव होता है, जो इसमें पूरा जो जितना रस स्रावित होता है उसको मिलाकर क्या करते हैं, आंतरिक रस बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक रस का स्राव होता है जिसको क्या बोलते हैं, सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं, ठीक है। बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित होता है, यह लीवर कुहन की दरारों में स्थित होता है। इतना क्लियर हो गया, कहाँ स्थित होता है, लीवर कुहन की दरारों में स्थित होता है। इसमें क्या होता है, ब्रूनर ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है, ब्रूनर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें क्या होता है, चषक चषक कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। क्या, चषक कोशिकाएं, गॉबलेट सेल ये क्या करती है, गॉबलेट सेल जो होता है आप लोग के कहाँ पाया जाता है, लास्ट वाला पार्ट मलाशय में पाया जाता है, रेक्टम में भी पाया जाता है, जो रेक्टम में से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, ठीक है, गॉबलेट सेल। इतना क्लियर हो गया। अमाशय ग्रंथियों में क्या, सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसमें आंतरिक रस का स्राव होता है। इसको सभी रस को मिलाकर मिक्स्ड जूस को मिलाकर, मतलब सभी रसों को मिलाकर क्या बोलते हैं, आंतरिक रस बोलते हैं, या फिर सकस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इसमें ब्रूनर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, चषक कोशिकाएं, चषक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, चषक कोशिकाएं। और बात करते हैं, अब इतना तो क्लियर हो गया होगा इसमें कि आंतरिक रस में केवल इतना जानना था कि इसमें आंतरिक रस का स्राव होता है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए बस। और पाया गया आंतरिक रस का स्राव कहाँ से होता है, लीवर कुहन की दरारों से, ठीक है। आंतरिक रस में केवल इतनी जानना था। अब हम बात करेंगे, देखो हमने क्या बताया था, उसका पार्ट क्या है, पाचन तंत्र का दो पार्ट का होता है। पाचन तंत्र कितने पार्ट का होता है, दो पार्ट का। हमने क्या बताया था, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र के अंतर्गत, मनुष्य में पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। मानव में क्या, पाचन तंत्र,
मानव में पाचन तंत्र के जो अंतर्गत होती है निम्न चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? एक तो आपका आता है अंतर्ग्रहण। फर्स्ट क्या है? तो क्या होता है? अंतर्ग्रहण फर्स्ट है। क्या? अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या है? पाचन है। तीसरा क्या है? अवशोषण है। और चौथा क्या है? स्वांगीकरण। और पांचवा क्या है? बहिक्षेपण। ये हम लोग को चार पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ये वाला। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? आप लोग जैसा कि जानते हो उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब जो भोज्य पदार्थों हैं, जो भोज्य पदार्थ है उसको शरीर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाते हैं, ठीक है। शरीर के अंदर पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। पाचन की बात करते हैं। तो पाचन क्या होता है? जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को, जटिल पाचन, इसमें देखो पाचन, जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा, क्या? जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा घुलनशील पदार्थों में अपघटित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण जो होता है आपके छोटी आंत के, अवशोषण छोटी आंत के मध्यांत व शेषांत में पाए जाने वाले, ठीक है, छोटी आंत के मध्यांत व शेषांत में रसांकुर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा मतलब पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। बट रसांकुर द्वारा, मतलब जो मानव पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत मानव में एक प्रकार से अवशोषण पढ़ रहे हैं, तो रसांकुर द्वारा भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? जीव द्रव्य द्वारा आत्मसात कर लेना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य द्वारा आत्मसात, मतलब आपने जो खाया, आपने अंदर लिया, ठीक है, इसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन आपका छोटी आंत में कंप्लीट, छोटी आंत में कंप्लीट, उसके लास्ट भाग में क्या होगा? अवशोषण होगा। जो एकदम मध्यांत और शेषांत का भाग है उसमें रसायनकुल पाए जाएंगे, जिससे क्या, जिसके द्वारा क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद ब्लड के माध्यम से सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद उसका क्या होगा? जीवद्रव्य द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण बोलेंगे। और ये क्या है? बहिक्षेपण, ठीक है। अब बात करते हैं बहिक्षेपण क्या है, ठीक है। अवशोषण के पश्चात, जो अवशोषण के पश्चात, ठीक है, क्या हुआ? अवशोषण और स्वांगीकरण हो गया, ठीक है। उसके पश्चात जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, अपचित खाद्य पदार्थ, उसको जो बाहर निकालने का प्रोसेस है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। अगर बहिक्षेपण की प्रक्रिया न होता तो शायद हम लोग आज नहीं होते। शायद क्या, इसमें कोई बात समझो कि इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर इस्केशन नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इजेशन नहीं होता, तो क्या होता? हम लोग डेथ कर जाते। बिकॉज जो आपका अपशिष्ट खाद्य पदार्थ है वो बहुत हानिकारक होता है, इसको बाहर समय समय पर हम लोग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बहिक्षेपण जैसे कि हम लोग मान लीजिए कुछ भी खाएं, उसको जो उसमें पोषक तत्व थे उसमें से क्या कर लिए गए हैं? निकाल लिए गए हैं। तो वो जो बचता है उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट मटेरियल। उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। हानिकारक या विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आपका जो चैप्टर है यहीं पर क्लोज हो गया। आपका चैप्टर मानव, हमने क्या पढ़ा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण पढ़ा, ठीक है। पोषण के अंतर्गत हमने सब कुछ देखा। पोषण के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले देखा जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद उपापचयी क्रिया के बारे में देखा, इसके बाद देखा पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार के विषय में जाना। पोषण दो प्रकार का होता था, जैसा आप लोग जानते हो। इसके बाद हमने देखा मानव में पोषण कैसे होता है। मानव में पोषण के अंतर्गत हमने पढ़ा पाचन क्या होता है। पाचन के बाद उस पाचन क्रिया को चलाने के लिए एक पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, उसको पढ़ा। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? आहार नाल आता था और एक आती थी पाचन ग्रंथियां। आहार नाल के विषय में हमने डिटेल में चर्चा की, पाचन ग्रंथियों के विषय में हमने डिटेल में चर्चा की। अब हमने क्या देखा? हमने लास्ट वाला टॉपिक क्या है? मानव में पाचन तंत्र था,
उसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती थी वो हमने देखा। इसके अंतर्गत आता था पाचन आता था, अवशोषण आता था, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण आता था। इतनी जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र आपका समाप्त हो जाता है। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे श्वसन क्या होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग बोलो एनसीईआरटी के माध्यम से चैप्टर तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, श्वसन होता है, श्वसन है तो ठीक है, श्वसन रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में और मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में, ठीक है। रिस्पायरेशन ऐसा कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे, अगर जहां पर नहीं समझ में आया हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो को रिवर्स कर मतलब पीछे से करके फिर से एक बार देखोगे अच्छी तरह से ध्यान से, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके। आई थिंक सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग को कहीं से डाउट नहीं होगी, बोर्ड के एग्जाम के लिए पूरी गारंटी है, आप लोग अच्छा मार्क्स लाओगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा। देखो ये जो आपका इस समय ज्यादा बाहरी सिलेबस नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, बाहरी पढ़ाया जाएगा, बट इतना नहीं कि जो आपके लिए, अगर जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है, जो 11th में बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर मतलब चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ, जिसके कारण जो 11th में जाएंगे बच्चे उनके लिए बहुत 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 हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है आपका 10th का सिलेबस पूरा पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ देखो कुछ एक्स्ट्रा भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, आई थिंक आप लोग को सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मतलब या फिर से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो देखो आप लोग पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आके आपको घर पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्यों यूट्यूब पे दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ना चाहो तो आप लोग एक एक लेक्चर अच्छे से देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।